Hello my dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic of Specific Relief Act. जो हमारी लास्ट क्लास थी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, वो बेयर प्रोविजन को ही मैंने रिवाइज करवाया था सेक्शन 19 से लेकर 25 तक। आज का लेक्चर जो हमारा 26 पर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करवाऊंगी। और चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा कंसेप्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। रेक्टिफिकेशन एक्चुअली होता क्या है, पहले हम उसको भी देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वो भी हम देखेंगे। और फिर इसके संबंधित क्या क्या कंसिक्वेंसेज होती है अगर रेक्टिफिकेशन हो जाता है, कौन कौन सी पार्टीज़ को परमिशन मिलेगी रेक्टिफिकेशन करने की, टाइम लिमिट क्या है, अगर लैचेज हो जाए तो क्या होगा, डिले हो जाएगा तो क्या हो गया। तो ये अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेक्टिफिकेशन एक्चुअली होता क्या है, उससे पहले हम समझ लेते हैं इंस्ट्रूमेंट। जो ये डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन क्या, सॉरी, मैंने अपनी लैंग्वेज में या कहीं से भी मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है और इस टाइप से अगर हम कर देते हैं तो बढ़िया है। देखिए, सबसे पहली चीज़ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स, इसमें बात आ गई है इंक्लूड्स की। ये जो डेफिनेशन है एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट से उठाई गई है। इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब शामिल है। इंस्ट्रूमेंट अकेला एक चीज़ नहीं है बल्कि उसमें कई चीज़ें शामिल है। क्या क्या चीज़ें शामिल है? एवरी डॉक्यूमेंट, हर वो डॉक्यूमेंट बाय विच, जिससे किसी प्रकार का राइट और लायबिलिटी, किसी का अधिकार या किसी की जवाबदेही इज और परपोर्ट टू बी, या ये संभावना है कि वो क्रिएट करा जा रहा है, ट्रांसफ़र करी जा रही है, चाहे वो लिमिटेड सेंस में है, चाहे वो एक्सटेंडेड सेंस में है, चाहे एक्सटिंगाइज है या रिकॉर्डेड है। कहने का मतलब है, ये सिंपल टर्म्स हैं कि इंस्ट्रूमेंट आप नॉर्मल सेंस में ये समझिए कि कोई ऐसा दस्तावेज है जिससे किसी के राइट और लायबिलिटी या तो क्रिएट किए जा रहे हैं या तो उससे बनाए जा रहे हैं, कुछ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ ड्यूटी का ट्रांसफ़र नहीं है, यहाँ प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र की बात हो रही है कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार होगा जिसमें कोई राइट्स और लायबिलिटी किसी ट्रांसफ़र के थ्रू बनाई जा रही है, किसी की लिमिट्स को कंट्रोल किया जा रहा है। कि मान लो किसी के किसी प्रॉपर्टी में या किसी भी लेवल पे जब एक दस्तावेज तैयार होता है उसमें कुछ लिमिट डिसाइड कर दी, कुछ किसी की पावर एक्सटेंड कर दी, और कहने का एक्सटिंगाइज कम कर दी, रिकॉर्ड कर दी। रिकॉर्ड मतलब है कि रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिया। तो ये कहना चाह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट हर एक वो दस्तावेज है जिससे किसी भी व्यक्ति के राइट और उसकी लायबिलिटी, उसकी जवाबदेही निकल के आती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा ले लेती हूँ, यहाँ पे देखती हूँ कोई स्पेस है क्या, इसमें थोड़ा बहुत भी स्पेस हुआ वहाँ मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको। ये क्या है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए, उस व्यक्ति ने क्या किया, बी को कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। जब बी को कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी तो उसके साथ ये जो है एक तरीके से ट्रांसफ़र किसी भी तरीके से हो सकता है। ये ट्रांसफ़र जो है गिफ्ट भी हो सकता है, ये ट्रांसफ़र मॉर्टगेज भी हो सकता है, ये ट्रांसफ़र सेल भी हो सकता है, कोई भी तरीका जो है ट्रांसफ़र का हो सकता है। अब उसमें कुछ राइट ट्रांसफ़र कर दिए, या मान लो अनबॉर्न चाइल्ड है, उसके रिगार्डिंग पहले से कुछ अधिकार तैयार कर दिए कि बच्चा जब हो जाएगा, अगर वो 18 साल का हो जाता है तो उसको ये राइट्स मिल जाएंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कुछ राइट्स दिए गए हैं। उसके साथ साथ कुछ लिमिट्स भी रख दी गई है। लिमिट्स का मतलब है कि अगर मान लो ये प्रॉपर्टी है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे को ट्रांसफ़र कर दी गई है, बट ट्रांसफ़र करने के बाद भी यहाँ क्या चीज़ रखी गई है, यहाँ ये रखा गया है कि जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र इस कंडीशन पे किया गया है कि वो जब तक ए ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, अपने बेटे के लिए करी, लेकिन कंडीशन ये रख दी, लिमिट कर दिया उस चीज़ में। क्या लिमिट कर दिया कि वो उसकी डेथ के बाद वो अपनी मदर यानी कि उसकी वाइफ को मेंटेन करेगा, उसको संभालेगा, ये कंडीशन रख दी। तो इसमें लिमिट लगा दी, कुछ ऐसे राइट एक्सटेंड कर दिए कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र कर दी और उसको जो अधिकार पहले कुछ कम दिया होता, अब उसको टोटली अधिकार दे दिए कि इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी एक्शन लेना है वो आप ले सकते हो। लेकिन ये सारा का सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में है, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन की फॉर्म में है, एक दस्तावेज के फॉर्म में है। तो इस प्रकार से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे किसी प्रकार का राइट अराइज हो रहा हो, किसी की कोई जवाबदेही अराइज हो रही हो, वो किसी डॉक्यूमेंट के द्वारा होता है, वो होता है इंस्ट्रूमेंट। जैसे मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी थी, बी को ट्रांसफ़र करी, उससे कुछ पेमेंट लिया तो एक सेल डीड बनी, मॉर्टगेज की मॉर्टगेज डीड बनी, और इसी तरीके से लीज़ दी पर दिया तो लीज़ की डीड बनी। अलग अलग प्रकार से कुछ डॉक्यूमेंट्स बने,
किरायानामा जिसे बोल देते हैं वो रख लिया, टेनेंट से किरायानामा ले लिया, क्या है एक राइट्स और लाइबिलिटीज तो राइज कराइए, क्या हो गया एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। नॉर्मल सेंस में आप समझो तो ये क्या है, एक तरीके से डॉक्यूमेंट ही होता है। अगला बात आती है हमारे मेन टॉपिक पर, रेक्टिफिकेशन क्या होता है। ए ने बी के साथ कांटेक्ट किया, उस कांटेक्ट करते टाइम जो कुछ और कंडीशन रखी गई थी, लेकिन अब उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन करना है, कुछ करेक्शन करना है। मान लो दोनों पार्टियों के बीच में आपसी सहमति से कोई उसमें लापरवाही रह गई, कोई कमी रह गई, या एक ने दूसरे के साथ फ्रॉड किया, उस मामले में कोई दिक्कत आ गई, तो उस दिक्कत के लिए जब उस डॉक्यूमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को, इंस्ट्रूमेंट को, दस्तावेज को आप ये कह सकते हो किसी प्रकार का करेक्शन उसमें करना है, किसी प्रकार का चेंजेज उसमें करना है, तो उस मामले में क्या होगा, रियल इंटेंशन जो है पार्टीज की वो सामने नहीं आ रही थी। मान लो पहले ऐसा कॉन्टेक्ट था जिसमें जो पार्टीज की इंटेंशन है वो पता ही नहीं चल रहा था कि वो आखिर किस बात पे करना चाह रहे थे, क्या उसका मकसद था। अगर रियल इंटेंशन सामने नहीं आ रही है, फ्रॉड किया गया है, म्यूचुअल मिस्टेक की गई है, उसके मामले में क्या होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ जो है इंस्ट्रूमेंट किया जाएगा और कोर्ट उसको अलाउ भी करती है। अब बात आती है कैंसलेशन। हालांकि आज वाले कंसेप्ट में कैंसलेशन का कोई रोल नहीं है, बट आगे जो क्लासेज आएंगे उसमें कैंसलेशन का भी रोल आएगा। फिर भी हमें थोड़ा माइंड में हो जाना चाहिए। रेक्टिफिकेशन तो है कुछ गलतियां हैं उसको रिमूव करा गया, कैंसलेशन से क्या है कि कोई डॉक्यूमेंट है उसको रिसाइंड कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। दो तरीके की फॉर्म इसमें ली जाती है। रिसाइंड एक अलग टर्म है, जब हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारा अगला टॉपिक जो है रिसिशन ही है, तो रिसाइन क्या होता है, उसमें कुछ कमियां जो है उसको रिमूव किया जाता है या उसको बिल्कुल हटा दिया जाता है कि अब वो परफॉर्म ही नहीं हो सकता, रिसाइन कर दिया गया। उसके कुछ अलग ग्राउंड्स हैं, कैंसलेशन के कुछ अलग ग्राउंड्स हैं। पर नॉर्मल टर्म में क्या होता है कैंसलेशन, नॉर्मल टर्म में जो कैंसलेशन होता है वो एक ऐसी टर्म होती है इंटरचेंजेबली है रिसिशन से। रिसिशन और ये दोनों टर्म एक दूसरे से निहित है। इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन हमेशा ही स्टूडेंट्स को रह जाता है और उस कंफ्यूजन को हम आगे के 2 लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। डिटेल डिस्कशन में कराऊंगी, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बाकी रिमेनिंग जो सेक्शन है, डिक्लेरेटरी डिग्री है, जो इंजंक्शंस हैं, टेम्परेरी, परमानेंट, परपेचुअल, मैंडेटरी। पर टेम्परेरी तो वैसे सिविल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है, तो इनको डिटेल में डिस्कशन करना जरूरी है, क्योंकि ये जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये अगर हम बाद में डिस्कस करेंगे, इससे अच्छा हम पहले ही कर लेते हैं। अभी हमारे पास 2-3 महीने का टाइम है। जो हरियाणा जुडिशरी है वो भी मिड अप्रैल तक या उसके बाद जो है उसका एग्जाम होने के चांसेस है। तो हमारे पास अभी बीच में 2 महीने पड़े हैं जो आराम से हम मेंस को फोकस लेके कर सकते हैं। साथ के साथ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं क्रैश कोर्स के हिसाब से जहाँ मुझे लग रहा है मैं करवा रही हूँ। कह रहा है कि ये दोनों इंटरचेंजेबली होता है, बट वेयर एज ओनली डॉक्यूमेंट कैन बी कैंसिल। जहाँ सिर्फ डॉक्यूमेंट है किसी एग्रीमेंट का, चाहे वो रिटन है या ओरल है, उसको रिसाइंड किया जाता है। और कैंसिलेशन जो है इस तरीके से अलग है क्योंकि ये कोर्ट के द्वारा एक्शन है उस डॉक्यूमेंट को परफॉर्म करवाने के लिए। तो इसको डिटेल डिस्कशन में जो है कैंसिलेशन और रिसिशन जो है रिसाइंड के मामले में आपको डिटेल में करवाऊंगी। अब इसको आप वैसे नोट्स के अंदर ही पढ़ा रहने दो, जैसे इन फ्यूचर जब भी आपको माइंड में आए तो कैंसिलेशन को भी आप साथ में रिवाइज कर पाओ। आज का हमारा टॉपिक है, ये है बेयर लैंग्वेज। व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड, किस समय इंस्ट्रूमेंट दस्तावेज कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई किया जा सकता है। व्हेन थ्रो फ्रॉड और ए म्यूचुअल मिस्टेक, या तो दोनों पार्टियों में से किसी ने फ्रॉड किया हो। फ्रॉड सेक्शन 17 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी दिया गया है। फ्रॉड की वही बेसिकली डेफिनेशन हम लेके चलेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में फ्रॉड की किसी प्रकार की कोई विशेषता नहीं बताई गई है, तो हम उसको लेकर चलेंगे। उसके बाद ये बात कही गई है म्यूचुअल मिस्टेक, आपसी मिस्टेक। आप म्यूचुअल मिस्टेक का मतलब है कॉमन मिस्टेक हुई है दोनों से, किसी एक की गलती नहीं है। ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दोनों की उसमें मिस्टेक रही है। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में या अदर इंस्ट्रूमेंट कोई राइटिंग में था जो उसकी कंपनी के रिगार्डिंग ये बात कर रहा है कि जो कंपनी एक्ट्स हैं, कंपनी एक्ट्स में कोई इंस्ट्रूमेंट अगर राइटिंग में था, उसके आर्टिकल्स के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मिस्टेक हो गई थी, म्यूचुअली मिस्टेक हुई थी, या मान लो फ्रॉड हुआ था, तो उस मामले में कंपनी को भी कोई राइट है। और ये कहाँ पर भी अप्लाइज होता है, डज नॉट एक्सप्रेस देयर रियल इंटेंशन। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये दोनों ने गलतियां कर दी कि उसमें कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया। अगर कोर्ट में वो मैटर गया तो कोर्ट को पता ही नहीं चल रहा कि उनकी रियल इंटेंशन क्या थी उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। उसके रिगार्डिंग जो है रेक्टिफाई की बात जो है कोर्ट कहता है कि आप रेक्टिफाई कर लीजिए इसे, या तो फ्रॉड हो गया है। क्या ग्राउंड है रेक्टिफाई करने के? 3 ही ग्राउंड है मेनली। फ्रॉड है, म्यूचुअल मिस्टेक है
और रियल इंटेंशन डज नॉट एक्सप्रेस द रियल, यानी कि जो कॉन्टेक्ट था वो रियल इंटेंशन को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, तो उस मामले में आप रेक्टिफाई करवा सकते हो। अब बात आती है आगे कि कौन कौन रेक्टिफाई करवा सकता है। फर्स्ट थिंग इज आइदर पार्टी, कोई भी पार्टी करवा सकती है, चाहे वो आप कह सकते हो प्लेंटिफ हो, डिफेंडेंट हो, रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, या मान लो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, कोई एजेंट है, कोई एडवोकेट वगैरह रखा हुआ है, अपॉइंट किया हुआ है, पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। मे इंस्टीट्यूट ए सूट, तो इसमें इंस्टीट्यूट होगा एक सूट कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये रेक्टिफाई किया जाए। ये जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात आती है तो जब ये कोर्ट में जाएगा मैटर, ऐसा नहीं कि आपस में वो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन की जरूरत कब पड़ेगी? जब कोर्ट में जाओगे। कोर्ट को नहीं पता चल रहा कि यहाँ पर रियल इंटेंशन एक्सप्रेस ही नहीं हो रही है या कुछ फ्रॉड हुआ है उन दोनों के बीच में, कोर्ट कहती है, और कोर्ट को लगता है कि म्यूचुअल मिस्टेक से कुछ हुआ है या फ्रॉड हुआ है, तो कोर्ट क्या करेगी? वहाँ पर उनको कहेगी पार्टियों को कि आप जो है रेटिफाई कर लीजिए इसे। द प्लेंटिफ में इन एनी सूट इन विच एनी राइट अराइजिंग, अब प्लेंटिफ क्या कर सकता है? इसमें मे दिया हुआ है, एनी सूट इन विच राइट्स अराइजिंग, कोई ऐसा सूट फाइल करेगा जिसमें कोई राइट अराइज होता है, हालांकि उस राइट में इंस्ट्रूमेंट जो है वो खुद इश्यू में है। एक तो क्या है, ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ, कॉन्टैक्ट बिल्कुल ओके है, कॉन्टैक्ट ब्रीच हुआ है, उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, लेकिन यहाँ तो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो दस्तावेज है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो खुद ही विवादों में घिरा हुआ है, इश्यू में घिरा हुआ है। तो उस मामले में कोर्ट क्या करेगी? कुछ डिसीजन देने से पहले वो कहेगी आप रेक्टिफाई कीजिए, क्योंकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज ऑल्सो इन इश्यू, वो भी इश्यू में है। फिर प्लेंटिफ क्या करेगा? अपनी प्लीडिंग देगा, जो यानी कि जो प्लेंट फाइल करेगा उसमें कहेगा कि इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई की जाए। या पहला तो आइदर पार्टी रेक्टिफाई कर सकती है, यानी कि प्लेंटिफ जो भी सूट फाइल करेगी वो प्लेंटिफ बन जाएगा, दूसरी पार्टी डिफेंडेंट हो जाएगी। फिर कहता है कि डिफेंडेंट भी कर सकता है इन एनी सूट एज इन रेफर टू इन क्लॉज बी, क्लॉज बी में कोई ऐसा सूट है जहां पर कोई राइट अराइज हो रहा है और वहां पर मान लो फ्रॉड, म्यूचुअल मिस्टेक है और डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन शो नहीं हो रही है, उस मामले में डिफेंडेंट भी कह सकता है इन एडिशन टू एनी अदर डिफेंस, जब वो अपना कोई और बचाव मांग रहा होगा कोर्ट से तो वो कह सकता है कि इंस्ट्रूमेंट को जो है वो रेटिफाई कर दिया जाए। तो यानी कि दोनों पार्टी में से कोई भी रेटिफाई करवा सकता है, डिफेंडेंट भी करवा सकता है और कोई अदर डिफेंस अगर वो ले रहा है उसके साथ साथ। फिर बात आ रही है क्लोज 2 की। पहले मैं आपको बेयर प्रोविजन करवा रही हूँ, फिर आप आगे हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। इफ इन एनी सूट इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इज सॉट टू बी रेटिफाई, अगर कोई ऐसा सूट है जिसमें अदर इंस्ट्रूमेंट है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, उसको भी रेटिफाई करना जरूरी है। द कोर्ट फाइंड्स दैट, और कोर्ट को लगता है, कोर्ट को अब क्या लगता है? कोर्ट को ये मिलता है कि इंस्ट्रूमेंट फ्रॉड मिस्टेक डज नॉट, कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट में फ्रॉड हुआ है, मिस्टेक हुई है और वो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा रियल इंटेंशन को। कोर्ट में ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है। डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन क्या कर सकता है? रेक्टिफिकेशन को डायरेक्ट कर सकता है कि वो रेटिफाई करे उस इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट जो है किसी प्रकार की जो इंटेंशन थी वो नहीं बता रहा था, तो कोर्ट यहाँ पर रेक्टिफाई करने की बात कर सकती है। फिर कहता है कि विदाउट प्रिजुडाइज द राइट एक्वायर्ड बाय थर्ड पर्सन, लेकिन कह रहा है कि अगर थर्ड पर्सन के कोई राइट्स अराइज हो रहे हैं, उन राइट्स को किसी प्रकार का प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए, उनके राइट का अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। ये बात कोर्ट कहना चाह रही है कि जो राइट्स है उनमें किसी प्रकार का इनजस्टिस ना हो। तो कोर्ट कहेगी कि उन थर्ड पार्टी के राइट्स को भी आप ध्यान में रखोगे कि गुड फेथ में थर्ड पार्टी ने कुछ पेमेंट अगर भुगतान कर दिया है तो उसके मामले में भी उस पार्टी का भी कोई लॉस ना हो पाए। फिर आगे बात आती है कॉन्टैक्ट इन राइटिंग में फर्स्ट भी रेक्टिफाई। कॉन्टैक्ट अगर कोई राइटिंग में किया गया है, सबसे पहले कोर्ट कहेगी पहले जी आप उसको रेक्टिफाई कीजिए, एंड देन, और उसके बाद इफ द पार्टी क्लेमिंग रेक्टिफिकेशन हैज सो प्रेड, अगर पार्टी ने क्लेम किया है अपनी प्लीडिंग में, अपने प्लेंट में, तभी कोर्ट सोचेगी कि ये उचित है और स्पेसिफिकली एनफोर्स करवाया जा सकता है, तो कोर्ट जो है रेक्टिफाई की बात उसमें कर देगी। फिर अगला क्लोज कहता है कि नो रिलीफ फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रांटेड टू एनी पार्टी अंडर दिस सेक्शन अनलेस इट हैज बीन स्पेसिफिकली क्लेम्ड। वही बात आ गई जो लास्ट हम 2-3 सेक्शन में कर चुके हैं कि अगर स्पेसिफिकली क्लेम नहीं किया गया है तो कोर्ट जो है किसी प्रकार का रिलीफ नहीं देगी। बट इसमें फिर एक प्रोवाइजो आ गया, वो कहता है कि अगर पार्टी ने क्लेम नहीं किया है तो पार्टी क्या करेगी? अगर क्लेम नहीं किया है तो वो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कर देगी, कहाँ पर? किसी भी स्टेज पे कर सकती है, और कोर्ट को लगेगा जस्ट तो कोर्ट जो है अलाउ कर देगी। तो ये बात आ गई हमारी रेक्टिफिकेशन की बेसिक टर्म्स। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। केस है
डागडू वर्सेस भाना 1904 का इंग्लिश कोर्ट का केस है। इट वाज ऑब्जर्व दैट, ये बात ऑब्जर्व की गई कि द कोर्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन इक्विटेबल प्रिंसिपल परमिट्स, कि जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को चलाने की बात आती है, तो इक्विटेबल प्रिंसिपल को देखा जाएगा कि अगर मान लो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है तो किस प्रकार के प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। और वैसे भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है इक्विटेबल प्रिंसिपल ही बेस्ड है। फिर ये कोर्ट कहता है कि इसमें ये बात कही गई कि मिस्टेक्स टू बी प्रूव्ड दैट कॉमन, की फिर ये देखा जाएगा कि कॉमन मिस्टेक थी या नहीं थी। दैट इज वेयर द एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रेरी द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशन, अगर ये लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की दिखा रखा है, रजिस्टर्ड करवा रखा है, राइटिंग में है, उसमें तो कुछ और इंटेंशन शो हो रही है, और पार्टी ने जो अपनी प्लेडिंग में जो डिमांड की है वो अलग इंटेंशन शो हो रही है, तो कोर्ट को लगेगा कि अब जो रिलीफ तभी मिल सकता है जब रेटिफिकेशन हो। बट व्हाट इज रेक्टिफाई इज नॉट द एग्रीमेंट, पर एग्रीमेंट क्या है वो रेक्टिफाई नहीं करना, बट जो मिस्टेक की गई उसको रेक्टिफाई होगा। पूरे एग्रीमेंट को आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, पूरे एग्रीमेंट को बदलाव नहीं करोगे। जहां पर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, जहां कोर्ट को ये लग रहा है कि इसको रेक्टिफाई करना जरूरी है, उसी मामले में कोर्ट जो है उसको रेक्टिफाई करेगी। अदरवाइज कोर्ट जो है पूरे के पूरे जो एग्रीमेंट था उसी को ही देखेगी और उसी पर ही फोकस करेगी। अब अगर हम इसका कंसेप्ट देखते हैं तो सेक्शन 26 इज ओनली एनेबलिंग प्रोविजन। एनेबलिंग क्या होता है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ अथॉरिटीज़ प्रोवाइड होती है जो उसमें चेंजेस ला सकता है, या कोर्ट को कुछ अथॉरिटीज़ प्रोवाइड है जहां उसमें कोई चेंजेस ला सकता है, तो इस प्रकार के प्रोविजन को बोला जाता है एनेबलिंग प्रोविजन। तो ये एनेबलिंग प्रोविजन है। दो सेक्शन 26 एंटाइटल्स ए पार्टी टू सीक द रिलीफ ऑफ रेक्टिफिकेशन, हालांकि सेक्शन 26 है वो एंटाइटल करता है किसी पार्टी को कि वो रिलीफ ले सकता है रेक्टिफिकेशन के द्वारा। रेक्टिफिकेशन इज नॉट द ओनली रेमेडी, रेक्टिफिकेशन केवल एकमात्र ऐसी रेमेडी नहीं है कि परचेजर रेक्टिफाई क्लरिकल एरर इन ए सेल डीड और नॉट, कि अगर मान लो किसी खरीदार ने ये बात कह दी जी हमारी सेल डीड में कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गया, यहाँ पर जो है लिखा जाना था, मकान लिखा जाना था, हाउस लिखा जाना था, तो उसमें हाउस की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है सर, इसको जो आप चेंज कर दीजिए, रेक्टिफाई कर दीजिए। वो ऐसा किसी प्रकार की क्लरिकल मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं करेगा। इट इज़ इमटेरियल, ये है कोई वैल्यू नहीं रखता। मटेरियल का होता है जरूरी, इमटेरियल कोई जरूरी नहीं है, इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रखता। द राइट्स कन्वे टू हिम अंडर द सेल डीड विल नॉट बी अफेक्टेड इन एनी वे अंडर सेक्शन 26 इज ओनली एन अनेबलिंग प्रोविजन। अनेबलिंग प्रोविजन है किसी चीज़ को अनेबल करने के लिए। अनेबलिंग क्या है, एक तो स्टैट्यूट है, स्टेट के पास पावर है कुछ अनेबल करने के लिए, यहाँ पर ये प्रोविजन दिया गया है अनेबलिंग के लिए है कि एक मौका देता है ये पार्टीज को कि वो अपना किसी प्रकार की मिस्टेक अगर रह गई है, कोई फ्रॉड हो गया है, या रियल इंटेंशन ही डिस्क्राइब नहीं हो रही है कोर्ट के सामने उस मैटर में, सिर्फ क्लरिकल मिस्टेक के लिए आप रेटिफाई का जो है कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। अगर आपने लगा भी दिया तो वो भी आपको अलाउ नहीं होगा। ये प्री का क्वेश्चन बनता है कि सेक्शन 26 इज एन अनेबलिंग और डिजेबलिंग प्रोविजन, क्या किसी राइट्स को ये डिजेबल कर रहा है या अनेबल कर रहा है, उस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड होता है। तो ये प्री का क्वेश्चन बनता है। फिर कहता है पार्टी कैन इंस्टीट्यूट ए सूट फॉर डिक्लेरेशन, एक पार्टी जो है डिक्लेरेशन का भी सूट फाइल कर सकती है बिना रेटिफिकेशन के लिए। मान लो रेटिफिकेशन की एप्लीकेशन नहीं फाइल की, लेकिन अब पार्टी क्या करेगी, एक डिक्लेयर करवा सकती है कि जी ये सूट जो मेरा है इसके अंदर ये एक मिस्टेक्स हैं, इसके रिगार्डिंग इंटेंशन शो हो रही है, तो इसको जो है रेक्टिफाई के कंसर्न में समझा जाएगा। एंड इन सच ए केस, और ऐसे मामलों में वह क्या कर सकता है, जो सेक्शन 95 से 97 एविडेंस एक्ट की जो प्रोविज़न है उसको प्रिवेल करवा सकता है। अब 95 से 97 के क्या क्या प्रोविज़न है उसको भी हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 95 ऑफ इंडियन एविडेंस कहता है कि व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन ए डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ, मान लो कोई लैंग्वेज दी गई है किसी डॉक्यूमेंट में, वो सिंपल है कि मैंने अपना मकान जो है बी को बेच दिया, मेरे पास एक ही मकान है अपने नाम से, तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। बट इज अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, एविडेंस में बी गिवन टू शो दैट इट वॉज यूज इन ए पेक्यूलियर सेंस। पेक्यूलियर का मतलब है विशिष्ट, विशेष। लेकिन अगर एविडेंस ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि ये तो किसी और सेंस में था कि मैंने अपना मकान बेच दिया है और मेरे पास दो मकान है, अब कन्फ्यूज़न ये है कि कौन सा मकान बेच दिया, ऐसा कोई रेफरेंस उसमें नहीं है, तो वहाँ पर कोर्ट को भी ये लगेगा कि इसमें कोई रियल इंटेंशन तो शो ही नहीं हो रही, तो कोर्ट कह सकती है कि आप रेक्टिफाई करवा लीजिए। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ नीचे, ए सेल्स टू बी बाय डीड माई हाउस इन कैलकटा, ए अपना हाउस है बी को बेचता है और कहता है कि मेरा जो कलकत्ता वाला हाउस है वो बेच रहा हूँ। ए हैड नॉट हाउस इन कलकत्ता,
ए के पास कोई कलकत्ता में हाउस ही नहीं है, बट इट अपीयर्स दैट ही हैड ए हाउस एट हावड़ा, लेकिन हावड़ा में उसका एक मकान है। तो यही माना जाएगा कि एग्जीक्यूशन ऑफ डीड जो है वो कलकत्ता वाला जो मकान है वो इसी रेफरेंस में माना जाएगा। दिस फैक्ट में बी प्रूव टू शो दैट द डीड रिलेटिंग टू द हाउस एट हावड़ा। तो ये फैक्ट इसलिए ये शो करवा सकता है कि जो डीड है वो हावड़ा के मकान की ही बात कर रहा है। तो किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ही नहीं है। लेकिन कन्फ्यूजन तो जब आता है ना, जब एक आदमी के पास दो मकान है, कलकत्ता में एक मुंबई में है, वो कहता है मैंने अपना मकान आपको बेच दिया, ये बताया नहीं कि कौन से वाला मकान है, ओरली आपस में कह दिया कि मुंबई वाला मकान है, तो फिर कन्फ्यूजन तो क्रिएट होगा ही। उस मामले में रेटिफिकेशन की नीड रहती है। अगर हम बात करें सेक्शन 96 की, तो सेक्शन 96 ये कहता है, हम सेक्शन 96 को देख लेते हैं क्या है। सेक्शन 96 कहता है कि when the facts are such that the language used might have been meant to apply to anyone and could not have been meant to apply to more than one of several persons or things, evidence may be given of facts which show of these persons or things it was intending to apply। कह रहा है कि जहाँ फैक्ट जो है इस प्रकार के, जो लैंग्वेज है वो किसी एक चीज़ पर अप्लाई हो रही है, एंड कुड नॉट हैव बीन मेंट टू अप्लाई टू, और ये अर्थ भी नहीं लगा सकते कि ये कई लोगों पे अप्लाई हो रही है, कोई एक चीज़ पे कोई एप्लीकेशन हो रही है, लेकिन हम उससे मीनिंग से ये नहीं पता चल रहा कि ये कई लोगों पे अप्लाई हो रही है। उस मामले में जो फैक्ट्स है उस पर्सन से रिलेटेड वही शो की जाएगी कि उसको किस सेंस में आप लेके चलोगे, इंटेंशन क्या है। ये एविडेंस एक्ट की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज होती है, तो एविडेंस एक्ट जब करेंगे तभी हम इससे एक तरीके से एक्वेंटेड हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन से इसे समझ लेते हैं क्या कुछ कहना चाह रहा है ये। ए एग्रीज टू सेल टू बी फॉर ₹1000 माई वाइट हॉर्स। ए सहमत हो जाता है अपना हॉर्स जो है बी को बेचने के लिए 1000 रुपये में, कि अपना वाइट हॉर्स दे रहा हूँ। ए हैज़ 2 वाइट हॉर्स, ए के पास तो 2 सफ़ेद घोड़े हैं। एविडेंस तो ये बताएगा कि वो किस घोड़े की बात कर रहा था। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। इस मामले में क्या होगा, रेक्टिफिकेशन होगा। रेक्टिफिकेशन नहीं, रेक्टिफिकेशन। ए एग्रीज टू अ कंपनी बी टू हैदराबाद, ए सहमत हो जाता है वो बी के साथ चलेगा हैदराबाद। एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट शोइंग वेदर हैदराबाद इन द डेक्कन और हैदराबाद इन सिंध। कौन से हैदराबाद की बात कर रहा है, ये पुराने टाइम का एविडेंस एक्ट। उस टाइम में हैदराबाद क्या है, एक सिंध प्रांत में था, पाकिस्तान का जो हिस्सा, और एक अपने देश में था। तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, तो उस मामले में फिर इश्यू राइज हो जाएगा, तो हमें रेक्टिफिकेशन की नीड रहेगी। सेक्शन 95 96 हो गया। अब 97 क्या कहता है, 97 कहता है वन द लैंग्वेज यूज्ड अप्लाइज पार्टली। लैंग्वेज ऐसी है कि अप्लाई हो रही है पार्टली, कुछ हिस्से में तो लग रहा है कि जो एक सेट है फैक्ट्स का उस पर अप्लाई हो रहा है, कुछ हिस्से में लग रहा है कि दूसरे फैक्ट्स पर अप्लाई हो रही है, बट द होल ऑफ इट डज नॉट अप्लाई करेक्टली टू आइदर एविडेंस। लेकिन पूरा इकट्ठा कहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई हो रहा है, एग्रीमेंट अप्लाई हो रहा है, उसके कोई एविडेंस नहीं है, तो उस मामले में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, ए एग्रीज टू सेल टू बी, ए सहमत हो जाता है बी को मकान बेचने का। माई लैंड टू एक्स इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, मेरी वो लैंड जो एक्स है और वो वाई के ऑक्यूपेशन में है। ए हैज़ लैंड एट एक्स, एक्स जगह पर भी उसकी लैंड है, बट नॉट इन ऑक्यूपेशन वाई, पर वो वाई के कब्जे में नहीं है, वाई के पास नहीं है। एंड ही हैज़ लैंड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, और जो वाई के पास है वो प्रॉपर्टी एक्स पे नहीं है। तो यहाँ पर एविडेंस देना पड़ेगा कि कौन से मकान को सेल करना है। इसी तरीके ये तो एविडेंस एक्ट के रिलेटेड है, तो ये एग्जाम्पल ऐसा है। बट अगर हम रेक्टिफिकेशन की सेंस में समझे तो ये एग्जाम्पल शो कर रहा है कि यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, रियल इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं हो रही। उस मामले में रेक्टिफिकेशन जो है करवाने की बात कोर्ट कहता है। अब सेक्शन 26 का जो पैरा 1 है उसको अगर हम समझे एज ए डिफेंस के तौर पर, जो पैरा 1 है वो क्या कहता है, फ्रॉड की बात कर रहा है, म्यूचुअल मिस्टेक की बात कर रहा है, और उसमें रियल इंटेंशन की बात कर रहा है। कह रहा है वन ए सूट इज ब्रॉट फॉर ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, एक सूट लाया गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, और फॉर अदर रिलीफ या दूसरे रिलीफ के लिए, डैमेजेस वगैरह के लिए लाया गया। कैन द डिफेंडेंट प्लीड दैट द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट करेक्टली एक्सप्रेस द बार्गेन बिटवीन द पार्टीज। क्या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ये डिफेंडेंट ये बात की प्ली ले सकता है कि जो है जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर वो एक्सप्रेशन जो है सही नहीं है, तो रेक्टिफिकेशन की जाए। तो क्या इस प्रकार की प्ली ले सकता है? तो पैरा 1 एक तरीके से डिफेंस की बात ही तो करता है, तो इसमें क्या प्ली लिएगा, ये केस है अनरुल्ला वर्सेस कैलाश चंद्र। ये कैलाश चंद्र होगा, उस टाइम में ऐसे लिखा जाता था, द डिफेंडेंट इन ए सूट फॉर रेंट सोट टू सेट अप ए डिफेंस दैट द लीज वाज फ्रॉडुलेंटली ड्रॉ। अब डिफेंडेंट एक सूट फाइल किया प्लेंटिफ ने, डिफेंडेंट अपना बचाव ले रहा है, ये डिफेंस ले रहा है कि ये जो लीज जो एग्रीमेंट तैयार हुआ था ये फ्रॉडुलेंटली तैयार हुआ था एंड डिड नॉट करेक्टली एक्सप्रेस, और उन दोनों के बीच में किस प्रकार का एग्रीमेंट है वो शो ही नहीं करता।
ही क्लेम दैट इट वॉज वैलिड एज टू ए पार्ट एंड इनवैलिड एज टू रेस्ट, कि एक हिस्से में तो ये वैलिड है और एक हिस्से में कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रॉड से किया गया था तो वो पैसा इनवैलिड है। इट वॉज हेल्ड दैट हिज रेमेडी वॉज टू फाइल ए सूट फॉर रेक्टिफिकेशन, तो ये बात कोर्ट ने कही कि इस मामले में वो रेक्टिफिकेशन का एक सूट फाइल कर सकता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को पहले रेक्टिफाई करवा सकता है, उसके बाद उसको परफॉर्म करवाने की जरूरत है। बट ये जो डिसीजन था ये अनदर केस में फॉलो नहीं किया गया। अनदर केस में क्या था, WC बीन्स वर्सेस WT एवरी लिमिटेड 1934 का केस है, इंग्लिश कोर्ट का केस है। इसमें कहा गया द बेटर व्यू इज दैट, सबसे अच्छा तरीका ये है कोर्ट के पास कि द कोर्ट कैन गिव इफेक्ट टू एन इक्विटेबल डिफेंस, कोर्ट यहाँ पर क्या करे, इक्विटेबल डिफेंस ले। ऐसा ना हो कि डिफेंडेंट को पूरी छूट दे दी रेक्टिफिकेशन की और प्लेंटिफ का यहाँ लॉस हो गया, इस प्रकार का कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो पर्पज है उस सूट फाइल करने का, तो उसमें डिफेंडेंट को भी एंटाइटलमेंट दिया गया रेक्टिफिकेशन का, और ये बात की गई कि इक्विटेबल डिफेंस भी होना चाहिए ऑफ डॉक्यूमेंट ऑल्दो नो सूट फॉर सच रेक्टिफिकेशन हैड बीन फाइल, हालांकि इससे पहले किसी प्रकार का सूट तो फाइल किया ही नहीं गया। अब कोर्ट खुद ये बात, अब डिफेंस के टाइम पर पहले तो उसने कोई सूट फाइल नहीं किया डिफेंडेंट ने, जब उसकी डिफेंस की बारी आई तो उस केस को थोड़ा, उस सूट को थोड़ा और डिले करने के लिए वो अब कह रहा है कि जी मुझे रेक्टिफिकेशन के लिए सूट फाइल करना है, तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। तो कोर्ट ने ये बात कही कि इक्विटेबल डिफेंस लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको माइंड में रख लीजिए। अगला केस है हमारा इन सिद्धप्पा वर्सेस रुद्रप्पा। द डिफेंडेंट ने ये प्ली किया सूट फॉर पोजेशन में कि द सूट लैंड हैज़ बीन परचेज्ड बाय हिम, कि जो सूट लैंड है जिसके ऊपर सूट है वो परचेज की गई थी उसके द्वारा एक पुरानी सेल डीड में, और वहाँ पर म्यूचुअल मिस्टेक इट वाज नॉट इंक्लूडेड, किसी प्रकार की म्यूचुअल मिस्टेक का उसमें कोई जिक्र नहीं था उस सेल डीड में एट द टाइम, और उस समय व्हेन दिस डिफेंस, जब इस डिफेंस की बात आई कि सूट फॉर रेक्टिफिकेशन होना चाहिए सेल डीड का, तो उस टाइम में डिफेंडेंट को अलाउ किया गया कि वो रेक्टिफिकेशन को के लिए जो है सूट फाइल कर सकता है। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर है हम आधा ही करेंगे, क्योंकि आधा जो ये कंसेप्ट मैं कल डिस्कस करवाऊंगी, क्योंकि लेंथी लेक्चर मैं चाहती नहीं कि 20-25 मिनट से अबव का लेक्चर हो, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाता है और जब स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे काफ़ी बोर भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आज का कंसेप्ट हमारा यही रहेगा। अगर सिंपल वर्ड में समझे तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है 3 ही ग्राउंड्स हैं उसके, अगर एग्जाम में प्री में पूछा जाता है, फ्रॉड, म्यूचुअल मिस्टेक और डजंट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, उस मामले में आप रेक्टिफिकेशन का सूट फाइल कर सकते हो। और ये जो केसेस मैंने अभी आपको डिस्कस करवाए, ये केस लर्न करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार नाम थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, क्योंकि वैसे ही अगर मान लो मेंस क्वेश्चन भी आता है तो कुछ एक लोग कहते हैं कि मेंस में आंसर राइटिंग में हमें लैंडमार्क केसेस डालने चाहिए, लेकिन कई बार आपके लैंडमार्क केसेस नहीं भी हैं और फिर भी आप आंसर राइटिंग में अच्छे आंसर लिख देते हो, जो प्रोविजन है वेयर प्रोविजन उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हो, तो उसके बाद आपको मेंस में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने, ये जो केसेस मैंने इसलिए दिखाया करवाया आपको कि आपको जो फैक्ट्स हैं वो पता चल जाए और क्या कंक्लूजन निकल के आया वो पता चल जाए। तो कल के लेक्चर में हम रेक्टिफिकेशन का ये जो टॉपिक है पूरा कवर कर देंगे, और उसके बाद जो हम रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर जाएंगे वो भी तकरीबन 2 दिन का लेक्चर होगा, वो भी इतना डिटेल में मैं करवाऊंगी कि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को 3-3, 4-4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ की, स्पेसिफिक की इनकी तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस इन द सेंस कि वो जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसे टॉपिक है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो अभी भी लोगों के लिए स्टूडेंट्स के लिए अभी भी एक प्रॉब्लम का इशू बन गया है। तो हम वो रखेंगे ही नहीं, हम जो डिटेल में करेंगे। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, जो छोटे छोटे एक्ट है उनको तो हम टिप्स पे कर ही सकते हैं, बड़े एक्ट को टिप्स पे करने में कुछ टाइम लगता है। आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो फर्दर जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। कोरोना के इस काल में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।